हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एम के लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। आपके यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज एक हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये टॉपिक उन सभी लीगल एस्पिरेंट्स के लिए जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या जो जनरल यूपीएससी की अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, कि भारत के संविधान का इतिहास क्या रहा। संविधान हमें 26 जनवरी 1950 को मिला। उस संविधान के पीछे क्या कहानी थी, आज थोड़ा सा इस कहानी को हम जानेंगे। देखिए, इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950 में मिला। फ्रेंड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, ये कोई नॉर्मल बुक नहीं है। और आज भी हमारी पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में इसे एक हीलियम के बॉक्स में रखा गया है, सो दैट कि ये कभी भी डैमेज ना हो। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पूरा हैंड रिटन है, इसको टाइप नहीं किया गया है। इसकी जो पहली कॉपी थी, जो ड्राफ्ट तैयार किया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने, वो हैंड रिटन है। तो आज हम जानते हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में, कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डेवलप हुआ और कैसे ये बनाया गया। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। देखिए, 1600 ईस्वी में जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में ट्रेडर्स बन के आए थे और उन्होंने बंगाल में अपना ट्रेडिंग शुरू किया। अप टू 1765 उन लोगों के पास सिर्फ ट्रेडिंग के राइट्स थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुगलों के साथ लड़ाई की और दीवानी के अधिकार अपने पास ले लिए और फिर यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में भी वो इंटरफेयर करने लगे। इसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि जो हमारी हिस्ट्री है वो कैसे डिवाइड है, ब्रिटिशर्स ने हम पर कैसे रूल किया है। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक कंपनी रूल जो 1773 से 1858 था, और जब 1857 की क्रांति हो गई तो उसके बाद 1858 में ब्रिटिश के क्राउन ने कंपनी को छोड़कर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपने पास इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को ले लिया। तो जो 1858 से 1947, 1858 टू 1947 का जो पीरियड है, उसे क्राउन रूल के नाम से जाना जाता है। अब इन दोनों ही अलग अलग पीरियड में कॉन्स्टिट्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ा, हम उसको देखते हैं। जब हम कंपनी रूल की बात करते हैं 1773 से 1858, तो देखिए यहाँ पे कुछ एक्ट बने थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखिए, 1773 से पहले क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो पूरा ही प्राइवेटाइजेशन पे काम करती थी और उसका प्रॉफिट ब्रिटिश गवर्नमेंट को उतना नहीं मिल पा रहा था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि उस वहाँ की पार्लियामेंट ने 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आए, बाय नेम इटसेल्फ दिस। द पर्पज ऑफ दिस एक्ट इज टू रेगुलेट द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, पिट्स इंडिया एक्ट है 1784 में। इसी एक्ट में जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के डिफेक्ट्स थे उनको रिमूव करके ब्रिटिश की पार्लियामेंट ने एक और एक्ट पास किया, पिट्स इंडिया एक्ट। ये विलियम पिट्स थे, उनके टाइम पे हुआ था। फिर आता है चार्टर एक्ट 1833 और फिर अगेन चार्टर एक्ट 1853। इन सभी एक्ट्स का कॉन्स्टिट्यूशन पे क्या इफेक्ट था, ये हम अच्छे से समझेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का है, इसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप माना जाता है। ये पहला कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप था जहां पे किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज किया गया इंडिया में। इससे पहले हम लोग प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड थे, अलग अलग छोटे छोटे राज्य थे, यहाँ पे इनके अपने अपने राजा होते थे, अपनी अपनी पॉलिसीज होती थी, अपने अपने रूल्स होते थे। लेकिन जब रेगुलेटिंग एक्ट आया, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया, तो पहली बार इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप माना जाता है इसको, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज किया गया। दूसरा क्या है कि इट इज फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, वो हम बात कर चुके हैं कि ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की फाउंडेशन थी। देखिए, इन्होंने फिर एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया। इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पूरा था, लेकिन इन्होंने एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। वैसे इसके नाम के साथ बुक्स में लॉर्ड लगा हुआ है। वॉरेन हेस्टिंग जो है वो पहला गवर्नर जनरल था बंगाल का। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इन्होंने बॉम्बे और मद्रास के भी गवर्नर बना दिए, लेकिन वो जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबॉर्डिनेशन में रहेंगे। इन्होंने एक काम और भी किया कि इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट सेटअप किया,
जो कि डिफरेंट मैटर्स को डील करेगा, लीगल मैटर्स को डील करेगा इन 1774 कलकत्ता में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट भी कर लें। इसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस थे। ठीक है, तो पहला सुप्रीम कोर्ट इंडिया में कब हुआ? 1774 में कलकत्ता में बनाया गया, और जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस थे। देखिए चार्टर एक्ट का क्या इफेक्ट पड़ा। चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आया, बाद में उसको चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया, और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? विलियम बेंटिक। फिर 1853 में दोबारा से चार्टर एक्ट आया, और इस चार्टर एक्ट में इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल का कॉन्सेप्ट आया। जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इसको मिनी पार्लियामेंट बोला जाता था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के पैटर्न पे बनी थी। यहीं पे सिविल सर्वेंट्स में भी इंडियंस को रिक्रूट किया जाने लगा। मैकोले एक ऐसा बंदा था जिसने इंडियन लीगल सिस्टम और इंडियन एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ के रख दिया था। देखिए उसके दोनों पर्पज सॉल्व हो गए थे। उसे क्या चाहिए था? एक तो इंडिया में इंटरमीडिएटर चाहिए थे, सो दैट फॉर कन्वर्सेशन, जिनके साथ वो इंटरप्रेट कर पाए अपनी लैंग्वेज को। तो और काम करवाने के लिए पढ़े लिखे लोगों की भी ज़रूरत थी। तो उस टाइम पे एक मैकोले कमेटी बनी, ठीक है, और ये कमेटी जो है इंडियन सिविल सर्विस के ऊपर थी। ये 1854 में अपॉइंट की गई थी आफ्टर दिस चार्टर एक्ट, ठीक है, और इसी के बाद इंडियन सिविल सर्विसेज में इंडिया से लोगों को लिया जाने लगा। अभी हम बात करेंगे क्राउन रूल। देखिए जब 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर, जिसको सिपाही म्यूटनी के नाम से भी जाना जाता है, उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ब्रिटिश इंडिया की बागडोर कंपनी के हाथों से ले ली और खुद संभालने लगा। तो सबसे पहला एक्ट जो लेकर आए, वो लोग लेकर आए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस एक्ट का सबसे मोटा मोटा जो पर्पज था वो ये था कि हम इंडिया में एक अच्छी गवर्नमेंट लाना चाहते हैं, और यहाँ के लोगों को ताकि ये यकीन दिलाया जा सके कि वहाँ की गवर्नमेंट इनका वेलफेयर भी देख रही है। लेकिन जबकि इनका एक्चुअल पर्पज था यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ब्रिटेन को देना। यहाँ पे सबसे पहले इस एक्ट में इन लोगों ने क्या किया कि यहाँ के जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको चेंज करके वाइसराय ऑफ इंडिया किया। दूसरा एक्ट ये लोग लेकर आए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892 एंड 1909। तीसरा एक्ट जो लेकर आए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, और फिर लेकर आए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है, और इसी का सबसे मेजर इफेक्ट पड़ा है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारा पार्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। देखिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था वॉरेन हेस्टिंग्स था। 1773 में इसको अपॉइंट किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट में। उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक 1833, चार्टर एक्ट 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। और जब क्राउन का यहाँ पे रूल आया तो क्राउन ने क्या किया, उसको इंडिया गवर्नमेंट एक्ट 1858 में वाइसराय ऑफ इंडिया में कन्वर्ट कर दिया, और कैनिंग, इसको लोग लॉर्ड कैनिंग कहते हैं, उसको वाइसराय ऑफ इंडिया बना दिया गया 1858 में। और जितना बंगाल, मद्रास और मुंबई के जो जनरल थे वो सब गवर्नर जनरल सीधे सीधे वाइसराय के अंडर में आ गए। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की कहाँ से शुरुआत है। यहाँ तक आपने थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखा। अब बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहाँ से आया। देखिए 1934 में क्या हुआ कि आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिवन बाय एम एन रॉय। एम एन रॉय जो है एक बहुत बड़े सोशलिस्ट थे, बहुत बड़े क्रांतिकारी रहे हैं, और बहुत बड़ा रोल रहा है इनका इंडियन इंडिपेंडेंस वॉर में। तो एम एन रॉय साहब ने 1934 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आइडिया दिया, और 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की गई। पहली बार फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांड की गई थी 1935 में कि भाई इंडिया को भी अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि 1938 में
पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे ये डिक्लेयर कर देते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा इंडिया का, वो विदाउट इंटरफेयर ऑफ आउटसाइडर्स, किसी भी बाहर वाले का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा, उसे भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही बनाएगी। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स होंगे उन्हें अडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पे इलेक्ट किया जाएगा। ये 1938 में डिमांड की गई पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और इसी को अगस्त ऑफर के नाम से जाना जाता है। ये आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट कर लें कि अगस्त ऑफर क्या था। अगस्त ऑफर ये था कि जब जो इंडिया का प्रपोजल था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमको चाहिए वो हमारे में खुद के मेंबर्स होने चाहिए, बाहर के लोगों का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, तो उसको जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया उसे अगस्त ऑफर माना जाता है। अब रीज़न क्या था कि 1940 तक आते आते ब्रिटिशर्स को भी लगने लगा था कि अब उन्हें इंडिया को आज़ाद करना पड़ेगा, क्योंकि जो आज़ादी की लड़ाई थी वो अपने चरम पर थी। अब 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्रिप्स मिशन को यहाँ भेजा, जिसे मिस्टर स्टैफर्ड क्रिप्स ने चेयरमैन थे जिसके, और ये इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ड्राफ्ट लेकर आए थे कि कैसे बनना चाहिए। इन्होंने प्रिंसली स्टेट, ब्रिटिश इंडिया और सभी डिफरेंट लोकल पार्टीज के लिए एक अलग से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ड्राफ्ट तैयार किया गया। क्रिप्स मिशन ने जो ड्राफ्ट दिया था ये वर्ल्ड वार के बाद की बात, और उस टाइम वर्ल्ड वार में ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया के सोल्जर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो जो भी प्रपोजल इंडिया ने दिया उसे मानना उनकी मजबूरी भी थी। लेकिन हुआ क्या कि इस प्रपोजल को मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पे जिसको कायदे आजम कहा जाता था, मोहम्मद अली जिन्ना, अब उस बंदे की ना डिज़ायर इतनी ज़्यादा थी पॉलिटिकल कि वो खुद को पावर में रखना चाहता था, और इसके लिए उसने सबसे बड़ा हथियार लिया हिंदू मुस्लिम के बंटवारे को लेकर, और उसने कहा कि मुस्लिम्स के लिए एक अलग से पार्टीशन करके पाकिस्तान दे दिया जाए, एक अलग कंट्री की डिमांड कर दी। और वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो क्रिप्स मिशन ने जिसका ड्राफ्ट दिया था उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद क्या हुआ कि 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, और कैबिनेट मिशन ने एक ड्राफ्ट दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जिसे कैबिनेट प्लान भी बोला जाता है। इस कैबिनेट प्लान के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया। तो अगस्त 1946 में बोला गया कि इलेक्शन करवाते हैं। इलेक्शन हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, जिसमें टोटल 296 सीट्स जो है ये ब्रिटिश इंडिया को दी गई। देखिए ब्रिटिश इंडिया से मतलब है कि उस टाइम पे कुछ एरियाज को प्रिंसली स्टेट बोला जाता था, जहाँ पे लोकल जो राजा थे, नवाब थे, उनका अपना राजपाट था वहाँ पे, तो वो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट नहीं थे। तो ब्रिटिश इंडिया को टोटल 296 सीट दी गई, और इस इलेक्शन में 208 सीट कांग्रेस को और 73 मुस्लिम लीग को आई, और जो अदर्स थे और कुछ इंडिपेंडेंट थे उनको 15 सीट्स मिली। ये इस इलेक्शन का रिजल्ट रहा। 93 सीट्स जो है वो किसको दी गई थी? प्रिंसली स्टेट्स को दी गई थी। लेकिन जितने प्रिंसली स्टेट्स थे, जिसमें आपके हैदराबाद के निज़ाम, लखनऊ के नवाब, इन सभी लोगों ने अपने आप को इससे दूर रखा। उन्होंने कहा कि हम अपना रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं भेजेंगे। ये 93 सीट्स उसको कैबिनेट प्लान में दी गई थी। टोटल जो स्ट्रेंथ थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ये 389 सीट्स थी, जिसमें से 296 ब्रिटिश इंडिया के जिसपे इलेक्शंस हुआ, और 93 प्रिंसली स्टेट्स को दी गई थी जिन्होंने बायकॉट कर दिया। फिर 9 दिसंबर 1946 का बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है हमारी इंडियन हिस्ट्री में, खासकर कॉन्स्टिट्यूएंट हिस्ट्री में अगर मैं बोलूँ तो ये फर्स्ट मीटिंग थी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये पहली मीटिंग का एक फोटो आप देख रहे हैं, ये हमारी पहली मीटिंग है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसको टोटल 211 मेंबर्स ने अटेंड किया था, और मुस्लिम लीग ने बायकॉट कर दिया था, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना, जिसको कायदे आजम कहते थे लोग, वो अपना एक अलग से देश चाहते थे। ऐसा नहीं था कि उन्हें मुस्लिम्स की बहुत ज़्यादा चिंता थी, बट उनको खुद को पावर चाहिए थी, और अपनी पावर के लिए उन्होंने देश का बंटवारा कर दिया।
और उसका जो रिजल्ट निकला वो आपके सबके सामने है। हमें बहुत ही एक कल्प्रिट देश, हमारा पड़ोसी देश बन गया पाकिस्तान, जिसका जन्म सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना की जिद पर हुआ। जो फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसमें क्या क्या हुआ? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये ओल्डेस्ट मेंबर थे, इनको प्रेसिडेंट चुन लिया गया, लेकिन इनको प्रेसिडेंट चुना गया बहुत ही कम समय के लिए। लेकिन बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट करके प्रेसिडेंट बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले प्रेसिडेंट भी रहे हैं। देखिए फर्स्ट मीटिंग में और क्या क्या हुआ। एच सी मुखर्जी और वी टी कृष्णमाचारी, इन दोनों ही को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया। यानी कि एक प्रेसिडेंट बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और दो आपके वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए। 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया। इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर के फंडामेंटल्स और फिलोसफी दी गई कि हम किस तरह से अपना कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में दिया गया था। इसको अटका के तो रखा गवर्नमेंट ने, लेकिन इसको 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया असेंबली के द्वारा। एक चैम्बर रिजोल्यूशन पास किया गया प्रिंसली स्टेट्स ने अगेंस्ट दी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कि हम इसको नहीं मानते हैं। देखिए 15 अगस्त 1947 को वो बहुत लकीएस्ट डे आ पहुंचा था जिस दिन हमें आज़ादी मिली, और एक एक्ट बना इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। और इस दिन से ही हम एक सॉवरन कंट्री के तौर पे उभर कर पूरे वर्ल्ड के सामने आए, और उसकी प्रोग्रेस आज हम देख ही रहे हैं। तो यहाँ पे क्या था, जब जब हमें इंडिपेंडेंस मिल गया तो हमारे पास कोई लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं थी। तो जो असेंबली बनाई गई थी इलेक्ट करके, उसी को जो असेंबली बनाई गई थी उसने यहाँ पे दोनों काम किए, लेजिस्लेटिव बॉडी भी और कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी भी। जब ये लेजिस्लेटिव बॉडी के तौर पर बैठते थे तो इनकी जो है जीवी मालवंकर इनके प्रेसिडेंट होते थे, और जब कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी के तौर पर बैठते थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके प्रेसिडेंट होते थे। एक ही असेंबली ने ये दोनों ही रोल प्ले किए टिल 1951, जब तक कि जनरल इलेक्शन नहीं हुए और पंडित जवाहरलाल नेहरू की उसमें पहली सरकार नहीं बनी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने टोटल 8 मेजर कमेटीज और कुछ अदर माइनर कमेटीज को बनाया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, और उसके चेयरमैन बनाए गए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी माना जाता है। कहते हैं कि विधि का और संविधान का बहुत गहरा अध्ययन था इनको, बहुत अच्छे जानकार थे उसके। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक 2 years 11 months and 18 days and had total 11 sessions to complete our constitution। देखिए हमारे संविधान को बनाने में जो संविधान सभा थी उसने 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लिया, और इसमें पूरे 11 सेशंस वो लोग बैठे हैं। और आपको एक चीज़ और बता दूं, अराउंड 60 कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी किया गया है। 60 देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद हमारे भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। इसीलिए हमारा संविधान वर्ल्ड में सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। और 26 नवंबर 1949 को वो दिन आ गया जब असेंबली ने इसको पास कर दिया। 24 नवंबर 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना फाइनल सेशन कंप्लीट किया, और इस सेशन के बाद 26 जनवरी 1950 को, जिसे हम रिपब्लिक डे के नाम पे मनाते हैं, हम भारतीयों को हमारा भारतीय संविधान मिला। तो ये हमारे भारतीय संविधान की जर्नी, जो ब्रिटिश इंडिया से लेकर एक इंडिपेंडेंट इंडिया तक आई, और किस तरह से एक सोवरन सेक्युलर कंट्री को अपना खुद का संविधान मिला। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो बनाया गया, इसमें टोटल 395 आर्टिकल्स हैं, जिनको 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। टोटल 8 शेड्यूल्स थे जब इसको बनाया गया।
जो स्केड्यूल्स थे, इसमें टोटल 8 स्केड्यूल थे जब इसको बनाया गया, जो आज के दिन बढ़कर 12 हो गए हैं। अगर हम अमेंडमेंट्स की बात कर लें अभी मॉडर्न टाइम में, तो टिल जनवरी 2020 इसमें 104 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन सभी आर्टिकल्स को, स्केड्यूल्स को कैसे याद करना है, हाउ टू रिमेंबर दिस कॉन्स्टिट्यूशन। और अपने पूरे संविधान की जर्नी में डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज़ में हम पूरे संविधान को समझेंगे अच्छे से। तो जुड़े रहिए एमके लीगल शिक्षा के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करना ना भूलें कि आपको वीडियोज़ लग कैसे रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिए एमके लीगल शिक्षा के साथ।